मिस मर्डस्टोन ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने कहा, तुम्हें काम सीखना होगा। तुम लंदन जा रहे हो मर्डस्टोन एंड ग्रीनबी की शराब की तिजारत में। मैं हैरान होकर कहा, लेकिन मैं तो अभी छोटा हूं। तुम्हारी उम्र का हर लड़का काम कर सकता है, मिस मर्डस्टोन ने सख्त लहजे में कहा। सफर के दौरान गाड़ी वाले ने मुझसे पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है? 10 साल मैंने जवाब दिया। और तुम शराब के कारोबार में जा रहे हो? इसने हैरान होकर कहा, अजीब बात है। लंदन की ब्लैक फरार्स गिल्ली में मर्डस्टोन एंड ग्रीनबी का दफ्तर था। वहां का मैनेजर मिस्टर कोये था, एक दुबला पतला आदमी जिसने पुराने कपड़े पहन रखे थे। तो तुम ही नए लड़के हो, इसने कहा। तुम्हें 6 रुपए हफ्तेवार मिलेगा और तुम बावर्ची खाने में खाना पकाओगे। मुझे एक पुरानी इमारत के कमरे में ठहराया गया जहां मंकवाकर और मेस के जोन्स नाम के 2 लड़के पहले से रहते थे। दोनों मुझसे बड़े थे और मुझे छोटा समझते थे। मेरा काम था बोतलें धोना, लेबल लगाना और डब्बों को पैक करना। दिन भर में शराब की बोतलों के दरमियान काम करता और रात को अपने कमरे में तन्हा रू लेता। अलिफाक दिन मंकवाकर ने कहा, यहाँ कोई मुस्तकबिल नहीं है। मैं अपने चचा के पास जा रहा हूँ। ने सोचा कि अगर वो जा सकता है तो मैं क्यों नहीं। मुझे अपनी खाला मिस बेट्सी ट्राटवुड का ख्याल आया जो डोवर में रहती थी। ने अपना थोड़ा सा सामान बांधा और चुपके से दुकान से निकल खड़ा हुआ। मेरे पास सिर्फ चंद सके थे जो मैंने बचा कर रखे थे। ने पैदल सफर शुरू किया। कई दिन तक मैंने खेतों में सोकर गुजारा। एक बार एक भटियारे ने मुझे खाना दिया और दूसरी बार एक पादरी ने मुझे रात गुजारने की जगह दी। आखिरकार में डोवर पहुंच गया। मैंने लोगों से पूछा, क्या आप जानते हैं मिस बेट्सी ट्राटवुड कहाँ रहती है? अलिफाक आदमी ने बताया, वो समंदर के किनारे वाले सफेद मकान में रहती है। ने दरवाज़ा खटखटाया। एक बूढ़ी खातून ने दरवाज़ा खोला जिनके चेहरे पर सख्त तासुर था। तुम कौन हो? उन्होंने पूछा। मैं डेविड कापरफील्ड हूं, मैंने कांपती आवाज में कहा। तुम्हारी माँ जिंदा है? उन्होंने सवाल किया। नहीं, वो फौत हो गई है। मिस बेट्सी ने मुझे अंदर बुलाया। उन्होंने मुझे अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई और बताया कि वो मेरी पैदाइश के वक्त अस्पताल आई थीं क्योंकि वो चाहती थीं कि मैं लड़की हूं। तुम्हारा नाम मेरा नाम होना था, बेट्सी ट्राटवुड, उन्होंने कहा। मिस बेट्सी ने मुझे अपने घर में रहने की इजाज़त दी। उन्होंने मेरे लिए नए कपड़े खरीदे और एक ट्यूटर रखा जो मुझे पढ़ाता था। इनकी घरेलू मुलाजमा मिसेस फिलिप हमेशा खुश रहती थी। वो मुझसे कहती, तुम्हारी खाला तुम्हें बहुत प्यार करती है, चाहे वो दिखाई ना दे। अलिफाक दिन मिस बेट्सी ने कहा, तुम्हें अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहिए। मैंने डॉक्टर स्ट्रांग्स के स्कूल में तुम्हारा दाखिला करवाया है। डॉक्टर स्ट्रांग्स का स्कूल सिलिम हाउस जैसा नहीं था। यहाँ उस्ताद मेहरबान थे और लड़के खुश। पहली दिन मैंने एक जानी पहचानी आवाज़ सुनी, डेविड, तुम यहाँ हो? टॉम ट्रेडलिस था, मेरा पुराना दोस्त सिलिम हाउस से। इसने बताया कि मिस बेट्सी ने इसका दाखिला भी करवाया था क्योंकि उन्हें पता चला था कि वो मेरा दोस्त है। टॉम और मैं फिर से साथ रहने लगे। हम इकट्ठे पढ़ते, खेलते और बड़े होकर वकील बनने के ख्वाब देखते। डॉक्टर स्ट्रांग्स के स्कूल में खुशी खुशी रहता था। ये स्कूल सिलिम हाउस की तरह न था जहां डंडे की मार और खौफ का राज था। डॉक्टर स्ट्रांग्स एक नेक दिल और तालीम के दिलदादा इंसान। वो हमें न सिर्फ किताबी इल्म देते बल्कि जिंदगी के उसूल भी सिखाते। मिस बेट्सी हफ्ते में एक बार जरूर मुझे मिलने आती। वो हमेशा डॉक्टर स्ट्रांग्स से मेरी तालीम और तरबियत के बारे में तफसील से पूछती। एक दिन जब वो आईं तो उन्होंने मुझे एक नया सूट दिया जो उन्होंने खुद मेरे लिए मुंतखब किया था। तुम बड़े हो रहे हो डेविड, उन्होंने कहा, तुम्हें अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। टॉम ट्रेडलिस मेरा हमेशा साथ देता। वो अब भी वहीं पर मुस्कुराहट लिए रहता, चाहे मुश्किलात कितनी ही क्यों ना हो। एक दिन इसने मुझे बताया कि इसके वालिद का इंतकाल हो गया है और अब वो अपने खानदान की कफालत कर रहा है। तुम हिम्मत नहीं हारते टॉम, मैंने ताज्जुब से कहा। जिंदगी जारी रहती है डेविड, इसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमें आगे बढ़ना होता है। जब मैं 17 साल का हुआ तो डॉक्टर स्ट्रांग्स ने मुझे बुलाया।
डेविड, तुम्हारी तालीम मुकम्मल हो चुकी है। तुम्हें अब जिंदगी के मैदान में उतरना होगा। मिस बेट्सी ने फैसला किया कि मैं लंदन जाकर वकालत की तालीम हासिल करूं। उन्होंने मुझे लंदन भेजने के लिए एक वकील मिस्टर विकफील्ड के पास खत लिखा, जो उनके पुराने दोस्त थे। लंदन जाने से पहले वाली रात मैंने मिस बेट्सी से कहा, अपने मेरी माँ की तरह ख्याल रखा। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मिस बेट्सी की आंखों में आंसू आ गए। तुम हमेशा मेरी औलाद की तरह रहोगे डेविड, उन्होंने कहा। तुम्हारी माँ तुम पर फख्र कर रही होंगी। लंदन पहुंचकर मैंने मिस्टर विकफील्ड के दफ्तर का रुख किया। दफ्तर एक पुरानी इमारत में था जहां हर तरफ कानून की किताबें थीं। मिस्टर विकफील्ड एक दुबला पतला संजीदा इंसान थे जो हमेशा मसरूफ रहते थे। तो तुम बेट्सी ट्रैटवुड के भांजे हो? उन्होंने पूछा। वो बेहतरीन खातून है। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें उन जैसी सरपरस्त मिली। मिस्टर विकफील्ड ने मुझे एक छोटा सा कमरा दिया जो दफ्तर के ऊपर था। वहां मैं रहता और वकालत की तालीम हासिल करता। उन्होंने मुझे एक मुआविन भी दिया जिसका नाम ओरिया हीप था, एक ऐसा नौजवान जिसकी हमेशा झुकी रहने वाली आदत और मसनूई खाकसारी मुझे नागवार गुजरती थी। अलिफाक दिन मैंने मिस्टर विकफील्ड की बेटी ईगन्स से मुलाकात की। ईगन्स एक पुरसुकून समझदार लड़की थी जिसकी आंखों में गैर मामूली जहानत थी। वो अपने वालिद के दफ्तर का काम देखती थी। आपको लंदन कैसा लगा? ईगन्स ने पूछा। बहुत बड़ा और मसरूफ, मैंने जवाब दिया, मगर आपके घर में बहुत सुकून है। अलिफागिन्स ने मुस्कुराते हुए कहा, आप यहाँ हमेशा खुश रहेंगे। अलिफागिन्स और मैं घंटों बातचीत करते। वो मुझे लंदन की जिंदगी के बारे में बताती और मैं इसे अपने बचपन के वाकयात सुनाता। एक दिन इसने पूछा, क्या आपने कभी मोहब्बत की है डेविड? ने जवाब दिया, नहीं, मैंने अब तक किसी से मोहब्बत नहीं की। अलिफागिन्स की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मगर इसने कुछ नहीं कहा। मिस्टर विकफील्ड के घर में एक और शख्स भी रहता था, डॉक्टर स्ट्रांग्स का पुराना दोस्त मिस्टर डिक। मिस्टर डिक एक नफसियाती मरीज थे मगर इंतहाई नेक दिल। वो हमेशा चिड़ियों को दाना डालते और बागीचे में वक्त गुजारते। अलिफाक दिन मिस्टर डिक ने मुझे कहा, डेविड, तुम्हारी खाला बेट्सी बेहतरीन औरत है। उन्होंने मेरी जिंदगी बचाई है। ने मिस्टर डिक से अपनी सारी कहानी सुनाई। उन्होंने मुझे सुना और कहा, तुम मजबूत लड़के हो डेविड। तुम्हारी माँ तुम पर फख्र कर रही होंगी। अलिफाक रोज में लंदन की सड़कों पर टहल रहा था कि मेरी नज़र एक खूबसूरत नौजवान लड़की पर पड़ी। वो एक अमीर घराने की लग रही थी, इसके सुनहरे बाल थे और चेहरा फरिश्ते जैसा। मैं इसे देखते ही मबहूत हो गया। कच्चे दिन बाद मैंने इस लड़की को दोबारा देखा। वो एक पार्टी में जा रही थी और उसके साथ उसके वालिदैन थे। मैंने पूछताछ करके जाना कि इसका नाम डोरा स्पेनलो है और उसके वालिद एक अमीर ताजिर है। डोरा ने मेरी तरफ देखा और उसकी मुस्कुराहट ने मेरे दिल को छू लिया। मैं इसे भूले से नहीं सकता था। हर रोज मैं इसी गिल्ली में जाकर खड़ा हो जाता, उम्मीद करता कि शायद इसे दोबारा देख सकूं। अलिफागिन्स ने मेरे रवैये में तब्दीली महसूस की। आप परेशान नजर आते हैं डेविड, इसने कहा। ने डोरा के बारे में बताया तो ईगन्स ने कहा, मोहब्बत एक खूबसूरत जज्बा है, मगर होशियार रहिए। अलिफाक रोज दफ्तर में ओरिया हीप ने आकर बताया कि मिस्टर मॉर्डस्टोन आया हुआ है। मेरे बदन में आग लग गई। मैंने सोचा कि क्या वो मुझे ढूंढता फिर रहा है। मिस्टर विकफील्ड ने मुझे बुलाया। डेविड, मिस्टर मॉर्डस्टोन तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। ने डरती हुई आवाज में कहा, मैं उनसे नहीं मिलना चाहता। मिस्टर विकफील्ड ने समझाया, तुम अब बड़े हो चुके हो। तुम्हें उनका सामना करना होगा। मिस्टर मॉर्डस्टोन ने मुझे देखते ही कहा, तुम बड़े हो गए हो डेविड। तुम्हारी खाला ने तुम्हें पाल लिया है। ने हिम्मत करके कहा, अपने मेरी और मेरी माँ की जिंदगी अजीरन कर दी थी। मिस्टर मॉर्डस्टोन ने बगैर जवाब दिए वहां से चला गया। इस दिन मैंने महसूस किया कि मैं अब वो डरपोर लड़का नहीं रहा जो वो पहले था। अलिफागिन्स ने मुझे डोरा के बारे में मशवरा दिया। अगर आप वाकई इससे मोहब्बत करते हैं तो इसके वालिद से बात कीजिए। ने डोरा के वालिद मिस्टर स्पेनलो से मुलाकात की दरख्वास्त की। वो एक अमीर ताजिर थे जिन्हें मेरी गुर्बत पसंद नहीं थी। तुम्हारे पास क्या है जो तुम मेरी बेटी के लिए ला सकते हो? उन्होंने तंज से पूछा। ने जवाब दिया, मेरे पा और डोरा के लिए मोहब्बत है। मिस्टर स्पेनलो ने मेरी बात ठुकरा दी। तुम्हारी मोहब्बत से मेरी बेटी का पेट नहीं भरेगा।
असराकमे ने ईगंज से कहा, शायद तुम सही थी। मोहब्बत कभी कभी नाकाफी होती है। अलिफागिंस ने मुस्कुराते हुए कहा, सब्र करो डेविड। अगर डोरा तुम्हें वाकई चाहती है तो वो तुम्हारे लिए लड़ेगी। मिस्टर स्पेनलो की तरफ से मुस्तरद किए जाने के बाद मैंने अपने आप को दफ्तर के काम में गर्क कर दिया। मैं रात देर तक कानून की किताबें पढ़ता, मगर डोरा का ख्याल हर लम्हा मेरे साथ रहता। एक दिन जब मैं लंदन की सड़कों पर उदास घूम रहा था, मुझे डोरा के घर के करीब से गुजरना पड़ा। मैंने देखा कि डोरा बाग में अपनी सहेलियों के साथ बैठी है। उसने मुझे देख लिया और हल्की सी मुस्कुरा दी। मैं वहीं खड़ा रह गया, मबहूत सा। इसकी सहेलियों में से एक लड़की ने इसे कुछ कहा और सब हंस पड़े। डोरा ने शर्माते हुए सर झुका लिया। अगली दिन मैंने डोरा को एक खत लिखा। मैंने अपने दिल की तमाम बातों को कलमबंद किया, इससे पहली मुलाकात, इसके बाद के दिनों की उदासी और उसके बगैर जिंदगी के बारे में मेरी बेचैनी। खत लिखकर मैंने इसे डोरा की खादमा के हवाले कर दिया। 3 दिन तक मैं बेचैनी से जवाब का इंतजार करता रहा। आखिरकार डोरा का जवाब आया। इसने लिखा था, प्यारे डेविड, मेरे वालिद आपको पसंद नहीं करते, मगर मेरा दिल आपके लिए धड़कता है। हम खुफिया तौर पर मिल सकते हैं। डोरा की खादमा के जरिए हमने एक छोटे से घर में मिलने का इंतजाम किया। वो घर लंदन के एक पुरसुकून इलाके में था, जहां डोरा की एक बुजुर्ग रिश्तेदार रहती थी। जब मैं डोरा से मिला तो वो एक सफ़ेद लिबास में मलबूस थी और उसके हाथ में फूलों का एक गुलदस्ता था। डेविड, इसने कहा, आपको जाने का खतरा है। अगर मेरे वालिद को पता चल गया तो वो नाराज हो जाएंगे। मैं किसी खतरे से नहीं डरता डोरा, मैंने कहा, जब तक तुम मेरे साथ हो। हमने काफी देर तक बातचीत की। डोरा ने मुझे अपने बचपन के किस्से सुनाए और मैंने इसे अपनी जिंदगी के तल्ख और मीठे तजुर्बात सुनाए। वो मेरी यतीमी की कहानी सुनकर रो पड़ी। तुम बहुत बहादुर हो डेविड, इसने कहा, तुमने इतनी मुश्किलात का सामना किया। इस मुलाकात के बाद हम हफ्ते में 2-3 बार मिलने लगे। हर मुलाकात मेरे लिए जन्नत के एक टुकड़े के। एक शाम जब मैं डोरा से मिलकर वापस आ रहा था, मिस्टर स्पेनलो ने मुझे रास्ते में रोक लिया। वो गुस्से से तमतमा रहे थे। तुमने मेरी बेटी को बहकाया है, उन्होंने गरजते हुए कहा। तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी गुर्बत के बारे में क्या सोचता हूँ। ने हिम्मत करके कहा, मैं डोरा से प्यार करता हूँ और वो मुझसे प्यार करती है। मिस्टर स्पेनलो ने कहा, प्यार से पेट नहीं भरता। तुम्हारे पास कोई रोजगार नहीं, कोई मुस्तकबिल नहीं। अगली दिन मिस्टर विकफील्ड ने मुझे बुलाया। डेविड, मिस्टर स्पेनलो तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं। उनका कहना है कि तुमने उनकी नाबालिग बेटी को वर्गलाया है। घबरा गया, मगर मैंने कोई गलत काम नहीं किया। अलिफागिंस ने मुझे समझाया, डेविड, आपको अक्ल से काम लेना होगा। अगर आप डोरा से वाकई प्यार कर हैं तो पहले अपने पैरों पर खड़े हो। ने टॉम ट्रेडलिस को खत लिखा, जो अब लंदन में ही रहता था और एक छोटी सी नौकरी करता था। टॉम फौरन मेरे पास पहुंचा। तुम्हें डरना नहीं चाहिए डेविड, इसने कहा, तुमने कोई जुर्म नहीं किया। टॉम ने मुझे मशवरा दिया कि मैं डोरा से शादी के लिए रजामंदी हासिल करूं और फिर मिस्टर स्पेनलो को बताऊं कि डोरा खुद मुझसे शादी करना चाहती है। डोरा ने हामी भर ली। मैं अपने वालिद के खिलाफ जाऊंगी, इसने कहा, मगर हमें जल्दी करनी होगी। हमने एक छोटे से चर्च में शादी कर ली। डोरा की खादमा और टॉम हमारे गवाह थे। शादी के बाद हमने एक छोटे से मकान में रहना शुरू किया। जब मिस्टर स्पेनलो को पता चला तो वो बड़ा फरोख्ता होकर हमारे मकान पर आए। तुमने मेरी बेटी को चुरा लिया है, उन्होंने गुस्से से कहा। डोरा ने हिम्मत करके कहा, अब्बा जान, मैंने खुद डेविड से शादी की है। मैं इससे प्यार करती हूँ। मिस्टर स्पेनलो ने डोरा को विरासत से महरूम करने की धमकी दी, मगर डोरा ने कहा, मुझे दौलत से ज्यादा डेविड की मोहब्बत अजीज है। आखिरकार मिस्टर स्पेनलो ने हार मान ली, मगर उन्होंने डोरा को कोई माली मदद देने से इनकार कर दिया। शादी के बाद की जिंदगी आसान न थी। हमारे पास पैसे की कमी थी और डोरा घरेलू कामों में माहिर न थी। वो अमीर घराने में पली बड़ी थी, इसलिए खाना पकाना और घर संभालना उसके लिए मुश्किल था।